गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 7वीं क्लास के एसएस विषय में हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है। अध्याय है दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान अध्याय में दिल्ली के राजवंश जो थे उनके बारे में हमने जाना था कल। आज हम खलजी और तुगलक राजवंश का प्रशासनिक विशेषताओं को जानते हैं। खलजी और तुगलक राजवंश के समय दिल्ली की सल्तनत का काफी विस्तार हो चुका था, काफी विशाल साम्राज्य स्थापित हो चुका था और इस विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए उनके द्वारा सूबेदारों और प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, जो कि उनकी सल्तनत पर जैसे नियंत्रण रख सकें, वहां से राजस्व वसूल कर सकें। तो दिल्ली के आरंभिक जो सुल्तान थे, विशेषकर इल्तुतमिश आदि जो सुल्तान थे, ये सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को ही सूबेदार नियुक्त करते थे। देखो, जैसे सामंती प्रथा थी, बड़े बड़े सामंत होते थे जो कि किसानों से कर वसूल करते थे, या बड़े जमींदार होते थे जो कर वसूल करते थे। कर वसूली का कुछ हिस्सा ये अपने पास रखते थे और अन्य शासक को देते थे। परंतु इल्तुतमिश आदि जो ये शासक थे, इन शासकों ने सामंतों और जमींदारों पर विश्वास नहीं किया और इन्होंने समय के गुलामों को ही सूबेदार नियुक्त करना पसंद किया था। गुलाम जिनको वो खरीदते थे। तो गुलाम को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है। गुलाम को फारसी भाषा में क्या बोला जाता है? बंदगा। तो ये जो बंदगे होते थे, इनको सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और इनको जो बुद्धिमान होते थे या जो इस कार्य में कुशल होते थे, ऐसे अनुभवी योग्य व्यक्ति जो गरीब होते थे, उनको ये खरीद लेते थे और बाद में इनको बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ऐसा राजसी कार्य जैसे उनको सिखाया जाता था और फिर उनको महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर आसीन किया जाता था। महत्वपूर्ण राजनीतिक पद उनको सौंपे जाते थे, क्योंकि ये शासकों के दास होते, गुलाम होते और ये पूर्ण रूप से ही अपने शासकों पर निर्भर करते थे। इसलिए वे शासक, वे सुल्तान उन पर पूरा विश्वास करते, उन पर पूरा भरोसा करते और समय भी पूरी उन पर अपनी जिम्मेदारी डालकर समय आश्वस्त हो जाते थे। तो इस प्रकार से ये अपने प्रशासनिक कार्यों में दासों को रखते थे। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते। बंदगा किन्हें कहा जाता है? उन्हीं दासों को जिनको ये सैनिक कार्य सौंपते थे, पीछे बताया था ना। और इसके साथ साथ वे निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे पदों पर बैठाते थे। निम्न जाति के जो लोग होते थे उनको ऊंचे पद दे देते थे ताकि वे भी उनके प्रति वफादार रहें, खुश रहें। निम्न जाति के लोग जिनको सवर्ण जाति के लोगों के द्वारा अपमानित किया जाता था, उनके साथ भद्र व्यवहार किया जाता था और जब शासक उनको ऊंचे पद देता तो वो शासक के वफादार बने रहते थे। तो इसीलिए शासक निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे और इनको सेनापति या सूबेदार जैसे पद इनको दिए जाते थे। परंतु ये अपने शासकों के तो वफादार थे। इन्होंने अपने शासकों से कभी भी जैसे दगाबाजी नहीं करी, उनको धोखा नहीं दिया। परंतु इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। वो इसलिए क्योंकि ये केवल अपने शासकों के वफादार थे। उन शासकों के उत्तराधिकारी उनके पुत्र थे, उनके प्रति वे वफादार नहीं थे। तो जब ये शासकों के पद जैसे खाली हुआ, मान लो इन शासकों की मृत्यु हो गई और उनके बाद में उनके पुत्र जब शासक बने, तो उन्होंने इन गुलामों को और इन आश्रितों को उन पदों पर नहीं बैठाया, बल्कि इन्होंने जो इनके समय के गुलाम थे उनको ये सब पद सौंप दिए। और इस प्रकार से नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही जो नए और पुराने जो ये
सरदार थे, इनके बीच कड़वाहट शुरू हो गई। क्योंकि पुराने सरदार कौन थे? पुराने सरदार तो वो थे जो पहले वाले शासक के गुलाम थे, या वे शूद्र लोग थे जिनको पहले वाले शासक ने ऊंचे पद दिए थे। परंतु ये नए शासक ने उनको हटाकर अपने गुलामों को या अपने वफादारों को उन पदों पर बैठा दिया। तो इस प्रकार से उन पहले वाले शासकों के जो सरदार थे उनमें और नए जो सरदार थे इनके बीच टकराहट आरंभ हो गई, इनमें विद्रोह आरंभ हो गया। और इसके साथ जो ऊंची जाति के लोग थे, धनी लोग थे, जो ऊंची जाति के लोग थे, वे भी इन निम्न लोगों को ऊंचे पदों पर देखकर खुश नहीं थे। यहाँ तक कि शासकों के दरबार में जो लेखक रहते थे, जो रचनाकार रहते थे, जो उनकी प्रशंसा में तवारीख लिखते थे, उन्होंने भी अपनी तवारीखों में निचले इन खानदान के लोगों की आलोचना की है कि शासकों ने ऐसे निम्न वर्ग के लोगों को ऐसे पद दिए। तो उन्होंने भी शासकों के इस कार्य की आलोचना की है। तो बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश जैसे था, जिन्होंने अपने खरीदे हुए दासों को, दबंगों को सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद हम देखते हैं खलजी और तुगलक शासकों ने भी सूबेदारों के रूप में अपने जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर सूबेदार नियुक्त किए। तो जिस क्षेत्र के ऊपर, जैसे एक क्षेत्र का एक सूबेदार नियुक्त किया, तो जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र को, इस इलाके को तो इक्ता कहा जाता था। जितने क्षेत्र का एक सूबेदार होता, उसको, क्षेत्र को, उस एरिया को क्या कहा जाता? इक्ता। और जो सूबेदार वहां पर जैसे उस पर अपना नियंत्रण रखता था, वहां की जनता को, जो उस पर को संभालता था, उस पद को, उसको क्या कहा जाता? इक्तदार। उसको इक्तदार कहा जाता या फिर मुक्ति कहा जाता। तो मुक्ति का क्या कार्य होता था? मुक्ति जो होता था वो सेना का नेतृत्व करता था। वहां पर जो सेना होती थी, सेना की कुछ टुकड़ी जो कि वहां की जनता पर नियंत्रण रखती थी, विद्रोह न हो दबा कर रखती थी, और वहां से कर वसूली का कार्य ये करते थे। तो वो उस सेना का नेतृत्व करता था और साथ ही वो वहां की जनता से कर वसूली का कार्य भी करता था। कौन करता था ये कार्य? मुक्ति या इक्तदार। तो वो कर वसूली का कार्य करता था, और जो ये जनता से जो ये कर लिया जाता था, इस कर की रकम से ही सैनिकों को तनख्वाह दी जाती थी और मुक्ति को भी इसी से तनख्वाह मिलती थी। तो इस प्रकार से जो खलजी और तुगलक शासकों ने अपनी रियासत को ऐसे इक्तों में बांटा हुआ था, और उन इक्तों के ये इक्तदार या मुक्ति जो होते थे वे उन पर नियंत्रण रखते थे। तो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियम थे। कठोर नियम कैसे थे? इन्होंने नौकरी के कठोर नियम क्यों बनाए हुए थे? ऐसे थे कि जो अभी बताया ना मैंने, मुक्ति या इक्तदार जो होते थे, तो इनका जो पद होता था, ये पद वंशानुगत नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि मानो इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटों को वो पद मिल जाए। जैसे शासक की मृत्यु के बाद उसके बेटे शासक बनते हैं, उसी प्रकार से ये जो इक्तदार होते थे या मुक्ति जो होते थे, इनके बाद इनके बेटों को ये पद नहीं मिलता था, बल्कि ये पद तो योग्यता के आधार पर नौकरी इनको मिलती थी और इनका तबादला भी जाता था। एक क्षेत्र का जैसे जो इक्तदार होता था ना, इक्तदार होता था, और दूसरा क्षेत्र होता था, अन्य तीसरा क्षेत्र होता था, तो इनके आपस में तबादला होता रहता था। तो इस प्रकार से
उस समय के जो ये शासक थे अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, इन्होंने नौकरी के कठोर नियम बनाए हुए थे जो कि जनता से कर वसूली के लिए होते थे। तो बच्चों, कुछ इनकी जो सल्तनत होती थी, ये इनकी राजधानी दिल्ली से काफ़ी दूर इलाकों पर भी इनका अधिकार होता था, और वहाँ से जो बहुत दूर इलाके होते थे तो वहाँ से कर वसूली का कार्य, देखो जैसे इस मानचित्र में आपको मैं दिखाती हूँ। देखो ये यहाँ पर दिल्ली है, लेकिन दिल्ली का ये देखो इतने दूर तक, यहाँ तक दिल्ली का अपना, जैसे ये है वारंगल, बंगाल, वारंगल, कड़म, तो वारंगल तक जब ये नियंत्रण रखते, इतने सुदूर क्षेत्र पर जब ये नियंत्रण रखते थे, तो वहाँ पर पहले कर वसूली कार्य कौन करते थे? वहाँ के जमींदार और सामंत। जमींदार होते थे, सामंत होते थे, जो इन दूर वाले क्षेत्रों में नियंत्रण रखते थे, वहाँ की जनता से कर वसूल करते थे। और ये जमींदार कुछ कर का भाग समय रखते थे और कुछ शासकों को देते थे। परंतु इन्होंने, जो दिल्ली के सुल्तान थे, कौन? मोहम्मद तुगलक और खलजी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी दूर दूर की जो इनकी रियासत थी, तो वहाँ से सामंतों और जमींदारों को हटा दिया, और वहाँ पर भी अपने मुक्ति जो थे या इक्कतदार जो थे, उन्हीं का नियंत्रण स्थापित कर दिया। अब जो कर वसूल करने का कार्य पहले जो सामंत करते थे या जमींदार करते थे, वो कार्य अब उनके मुक्ति या इक्कतदारों के द्वारा किया जाने लगा। और जो पुराने सामंत और जमींदार होते थे, उनसे भी कर लिया जाने लगा, उनके ऊपर भी टैक्स कर लगा दिया गया। और कुछ जमींदार और सामंतों ने तो शासक के पास नौकरी करनी आरंभ कर दी। तो उस समय जो ये शासक होते थे, ये जनता से, किसानों से उसकी उपज का 50% कर लेते थे। मानो एक किसान के पास अनाज की 10 बोरियां हुई, तो 10 में से 5 बोरी उसको कर के रूप में, इनको टैक्स के रूप में देनी होती थी। तो उस समय इनके द्वारा 3 प्रकार के कर लगाए जाते थे। एक तो कृषि के ऊपर कर होता था, जिसे खैराज कहा जाता था। दूसरा मवेशियों, उनके जो पशु होते थे, उन पर कर लगाया जाता था, कुछ पशुओं को लेते थे। फिर घरों के ऊपर भी कर टैक्स लगाया जाता था। तो इस प्रकार से किसानों के ऊपर बहुत कर लगाए जाते थे, जिससे किसान गरीब होते थे। तो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में ही दिल्ली सल्तनत का अधिकार था। इस महाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा था जो दिल्ली सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर, देखो यहाँ पर हमने देखा था ना, देखो ये है बंगाल, दिल्ली से जो ये दूर क्षेत्र थे, इन पर इनका नियंत्रण रखना काफी कठिन था। ये इन पर नियंत्रण रखते थे, परंतु यहाँ के जमींदार सामंत इनके विरुद्ध बगावत कर देते थे और इनसे स्वतंत्र हो जाते थे। ये कई बार उन पर फिर से नियंत्रण रखते थे और वो फिर से उनके विरुद्ध बगावत करके स्वतंत्र हो जाते थे। तो इस प्रकार से दूर के जो क्षेत्र थे, उन पर नियंत्रण रखना काफी कठिन था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों और घने जंगलों वाले क्षेत्रों में सुल्तानों की सेनाएं वहां पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं थी। वहां के जो स्थानीय सरदार होते थे, स्थानीय सरदार कौन? सामंत और जमींदार, वे ही वहां पर अपना शासन जमाए रखते थे। तो इस प्रकार बच्चों, बाद में 1219 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खां जो मंगोल थे, तो चंगेज खां ने आक्रमण कर दिया। 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान पर उन्होंने पहले अपना अधिकार किया। उत्तरी पूर्वी ईरान के ट्रांसआक्सियाना जिसे मतलब आज जो उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान के उधर तजाकिस्तान है,
उज्बेकिस्तान, जो ये अलग अलग देश बने हुए हैं, जिसे उस समय ट्रांसअक्सियाना कहा जाता था, तो उस पर हमला किया। उसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत पर धावा बोल दिया और अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक को मुगलों के आक्रमणों का कई बार सामना करना पड़ा। ये चंगेज खां बहुत ही अत्याचारी था। ये जो मंगोल जाति का चंगेज खां शासक था, ये बहुत ही अत्याचारी और निर्मम शासक था। तो उन्होंने कई बार दिल्ली सल्तनत पर धावा बोला, जिसके कारण विवश होकर दिल्ली सुल्तानों को भी अपनी विशाल और सक्षम सेना तैयार करनी पड़ी। उसके आक्रमणों से बचने के लिए मोहम्मद खलजी और मोहम्मद तुगलक को भी विशाल सेना बनानी पड़ी। परंतु इस विशाल सेना को संभाल कर रखना, उसको वेतन देना, उसका खर्चा उठाना, इसके लिए किसानों पर और अधिक कर लगाए गए और इससे उनकी सल्तनत की हालत बिगड़ गई। तो इस प्रकार से हमने बच्चों दिल्ली सल्तनत के बारे में जाना। बाद में कल इसके प्रश्न करेंगे।